नमस्ते। आज का डीप डाइव सत्यार्थ प्रकाश के 10वें समोल्लास से जुड़े कुछ चुनिंदा सवालों पर है। जी। हमारे पास स्रोत के रूप में इन सवालों की एक सूची है और ये हमें आचार व्यवहार, खान पान, सामाजिक नियम, यहाँ तक कि विदेश यात्रा जैसे कई अहम मुद्दों पर सोचने को मजबूर करती है। हाँ, और ये सवाल सिर्फ नियमों की एक लिस्ट नहीं है। हाँ, ये एक खास विश्व दृष्टि को दर्शाते हैं, जहाँ व्यक्तिगत शुद्धि, सामाजिक व्यवस्था और वो राष्ट्रीय चेतना, ये सब आपस में काफी गहरे जुड़े हुए नजर आते हैं। अच्छा। हमारा मिशन है इन सवालों के पीछे छिपे मुख्य विचारों को और शायद कुछ अंदरूनी बहसों को परत दर परत खोलना। दिलचस्प। तो चलिए इसे खोलते हैं। शुरुआत करते हैं व्यक्तिगत स्तर से। श्योर। स्रोत पूछता है, आचार और अनाचार क्या है? मतलब सही और गलत व्यवहार किससे माना जाए, और ये इंद्रियों और मन को वश में रखने की बात ये क्यों इतनी जरूरी बताई गई है? बिल्कुल, ये एकदम बुनियाद की तरह है। स्रोत के अनुसार आचार मतलब हुआ वेदों और शास्त्रों के बताए रास्ते पर चलना। ठीक। और अनाचार ठीक इसका उल्टा। इंद्रियों और मन पर काबू पाना यहाँ सिर्फ अनुशासन नहीं है, बल्कि चरित्र निर्माण और एक सार्थक जीवन जीने के लिए अनिवार्य जैसा माना गया है। अच्छा। यहाँ तक कि वृद्ध होने का मतलब सिर्फ उम्र का बढ़ना नहीं, बल्कि ज्ञान और अनुभव से परिपक्व होना है, ऐसा संकेत मिलता है। यानी व्यक्तिगत अनुशासन पहली सीढ़ी हुई। लेकिन ये विचार समाज के ताने बाने से कैसे जुड़ते हैं, खासकर जब खान पान जैसे रोजमर्रा के मसले आते हैं? हाँ, वो अहम है। स्रोत में द्विज और शूद्र के हाथ के बने भोजन पर सवाल उठाए गए हैं। यहाँ तक कि सखरी और निखरी जैसे शब्द भी हैं। ये उस समय की सामाजिक हकीकत के बारे में क्या बताते हैं? ये सवाल उस दौर की सामाजिक संरचना, हाँ, और शुद्धता अशुद्धता की गहरी धारणाओं को दिखाते हैं। द्विज यानी पारंपरिक रूप से ऊपरी माने जाने वाले वर्ण और शूद्र के बीच भोजन को लेकर जो नियम पूछे गए हैं, वे साफ तौर पर वर्ण व्यवस्था पर आधारित लगते हैं। हाँ, लगता तो है। सखरी और निखरी जैसे शब्द संभवतः भोजन की शुद्धता या उसे पकाने की विधि से जुड़े पारंपरिक वर्गीकरण है। अच्छा। ये दिखाते हैं कि खानपान को सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि क्या कहते हैं, सामाजिक और धार्मिक पहचान का भी हिस्सा माना जा रहा था। इसी नजरिए से मध्य मास के सेवन पर भी सवाल है कि क्या ये उचित है? और क्या यही शुद्धता और संपर्क वाला विचार विदेश यात्रा वाले सवालों में भी झलकता है? हाँ, कुछ हद तक। एक तरफ सवाल है कि क्या विदेश जाने से धर्म भ्रष्ट होता है, तो दूसरी तरफ स्रोत ज्ञान और व्यापार जैसे फायदों का भी जिक्र करता है। ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? इस तनाव को कैसे समझा जाए? हाँ, यहाँ एक स्पष्ट द्वंद्व नजर आता है। बिल्कुल, एक तरफ विदेश जाने से वो सांस्कृतिक या धार्मिक पहचान खोने का एक पारंपरिक डर है। दूसरी तरफ इसके व्यावहारिक लाभ भी गिनाए गए हैं, जैसे ज्ञान बढ़ना, व्यापार में तरक्की, निर्भयता आना और दूसरों से अच्छा व्यवहार सीखना। फायदे भी हैं। हाँ, स्रोत पुराने उदाहरण भी देता है, जैसे व्यास, कृष्ण, अर्जुन की कथित यात्राएं या फिर युधिष्ठिर के राजसूय युग में दुनिया भर के राजाओं का शामिल होना। अच्छा। तो ऐसा लगता है कि इसके जरिए ये तर्क देने की कोशिश हो रही है कि प्राचीन काल में भी बाहरी दुनिया से संपर्क आम था और फायदेमंद भी, जो शायद उस समय की अलगाववादी सोच को थोड़ी चुनौती देता हो। ये तो दिलचस्प नुक्ता है। अच्छा, खान पान पर लौटें तो गाय का जिक्र बहुत प्रमुखता से आता है। हाँ, बहुत। सवाल है कि घी दूध से कैसे सुख मिलता है, एक गाय अपने जीवन काल में कितने लोगों को तृप्त कर सकती है? स्रोत में तो 24,970 मनुष्यों का एक आंकड़ा भी दिया है। जी हाँ, एक विशिष्ट आंकड़ा है। और गौ हत्या पर भी सवाल है। इसे देवताओं और राक्षसों की शक्ति से कैसे जोड़ा गया है? ये सिर्फ आर्थिक या पोषण का मामला तो नहीं लगता। बिल्कुल नहीं। गाय को यहाँ सिर्फ एक पशु के तौर पर नहीं देखा जा रहा, बल्कि वो समृद्धि, स्वास्थ्य और यहाँ तक कि एक नैतिक व्यवस्था का प्रतीक बनकर उभरती है। प्रतीक? हाँ, दूध घी की प्रचुरता को देवताओं यानी अच्छी शक्तियों की वृद्धि से जोड़ा गया है और इनकी कमी को राक्षसों यानी बुरी शक्तियों के बढ़ने से। अच्छा। इसी तरह आहार के गुणों पर भी विचार है। क्या अधिक मल पैदा करने वाला भोजन तमोगुणी होता है, मतलब सुस्ती और अज्ञानता बढ़ाने वाला, और कम मल वाला सात्वगुणी जो पवित्रता और ज्ञान से जुड़ा है? गुणों से जुड़ा है। हाँ, मद्य, गांजा, अफीम जैसी चीजों को बुद्धि का नाश करने वाला बताया गया है। ये सब व्यक्तिगत स्वास्थ्य से शुरू होकर एक तरह से राष्ट्रीय चरित्र और गौरव तक पहुंचता दिखता है। और राष्ट्रीय गौरव की बात आते ही स्रोत भारत की उस समय की परतंत्रता के कारणों पर भी सवाल खड़े करता है। बिल्कुल। तीखा सवाल है कि कैसे भाई भाई की लड़ाई में विदेशी पंच बन बैठे,
दुर्योधन का उदाहरण भी दिया गया है। हाँ, यहाँ राष्ट्रीय एकता पर बहुत जोर है। सवाल पूछा गया है कि क्या देश की उन्नति के लिए एकमत होना, एक दूसरे के सुख दुख को अपना मानना जरूरी है? कुछ ऐतिहासिक विवाहों का जिक्र, जैसे गांधारी कंधार से, माधुरी शायद ईरान से, उलोपी जिनका संबंध दूर देश अमेरिका से भी जोड़ा गया है, ये शायद प्राचीन काल के व्यापक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों या एकता की किसी अलग समझ की ओर इशारा करते हैं। मतलब दुनिया से जुड़े होने की बात। हाँ, परतंत्रता की जड़ में आपसी झगड़े और अज्ञानता को मुख्य कारण के तौर पर देखा गया है। तो इन सारे सवालों को अगर एक साथ रख के देखें तो एक पूरी तस्वीर उभरती है। व्यक्तिगत आचरण, सामाजिक नियम, खानपान की आदतें, राष्ट्रीय एकता की जरूरत और इतिहास से सबक लेना। ऐसा लगता है कि इस नजरिए में ये सब पहलू एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, ये डीप डाइव हमें दिखाता है कि कैसे सत्यार्थ प्रकाश के 10वें समुल्लास से जुड़े ये सवाल एक खास विचारधारा के तहत जीवन के अलग अलग पहलुओं को एक सूत्र में पिरोते हैं। हाँ। यहाँ व्यक्तिगत शुद्धि राष्ट्र की मजबूती से जुड़ जाती है और खान पान जैसे रोजमर्रा के विषय भी बड़े नैतिक और सामाजिक सवालों का हिस्सा बन जाते हैं। हाँ, तो ये सब आज क्या मायने रखता है? ये हमें उन विचारों और बहसों की एक झलक देता है जो उस समय समाज के लिए महत्वपूर्ण थे और जिन पर उस दौर में गंभीरता से सोचा विचारा जा रहा था। हाँ, और ये हमें एक अहम सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। क्या? इन सवालों में उठाया गया एक अंतिम बिंदु ये भी है कि किसी भी ग्रंथ का सही मतलब हठ, दुराग्रह या ईर्ष्या के साथ नहीं समझा जा सकता। ये जरूरी बात है। तो आज के संदर्भ में हम ऐसे ऐतिहासिक विचारों और नियमों को, चाहे वो किसी भी स्रोत से क्यों ना हो, बिना अपने पूर्वाग्रहों के कैसे समझें और उनकी निष्पक्ष व्याख्या कैसे करें, ये वाकई सोचने वाली बात है।